दोस्तों, आप सभी का आज की YouTube क्लास में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था उसके अंतर्गत अपनों ने पढ़ा था भागों का विषयवार अध्ययन, यानी संविधान के अंतर्गत जो 22 भाग थे उन भागों का अपनों ने विषयवार अध्ययन कर लिया था। और इसके अलावा मैंने आपको याद करने के लिए बोला था कि आप लोग प्रस्तावना जो थी उन प्रस्तावना को आप लोगों को याद करना था। अब अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों अपन, वो प्रस्तावना के बारे में जानकारी, यानी प्रस्तावना के जो शब्द हैं उनके बारे में जानकारी। क्योंकि दोस्तों पिछली बार प्रश्नों के अंदर आया हुआ था, पिछली बार एग्जाम के अंदर प्रश्न आया हुआ था कि आपके सामाजिक राजनीतिक यह शब्द संविधान में कब जोड़े गए, आर्थिक शब्द कब जोड़ा गया, तो इस तरह के जो शब्द हैं वो कब जोड़े गए। या यहां पर पूछा जा सकता है हम भारत के लोग जो हैं, ये इसका अर्थ प्रस्तावना के अंदर क्या है। तो ये सारी चीजें अपनों से क्या की जा सकती हैं, पूछी जा सकती हैं दोस्तों। तो आप लोगों को आज मैं प्रस्तावना के जो शब्द हैं, प्रस्तावना के शब्दों की एक अध्ययन, यानी प्रस्तावना के जो शब्द लिख रखे हैं उन शब्दों का क्या अर्थ होता है वो आपको दोस्तों आज पढ़ाने वाला हूं। तो हेडिंग डाल दीजिए प्रस्तावना के शब्दों का अर्थ। तो हेडिंग क्या डालेंगे दोस्तों, प्रस्तावना के शब्दों का अर्थ। प्रस्तावना के शब्दों का अर्थ। इसमें पहला शब्द अपन लेते हैं, अपन प्रस्तावना के साथ साथ में ही चलेंगे दोस्तों। तो प्रस्तावना के अंतर्गत पहला शब्द आता है हम भारत के लोग। तो डाल दीजिए पहला हम भारत के लोग, यानी भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया है इसका अर्थ क्या होता है, हम भारत के लोग, यानी भारतीय संविधान का निर्माण भारत के लोगों के द्वारा किया गया है। इसमें कोई भी बाहर का, यानी पाकिस्तान का नहीं आया हुआ है या अमेरिका का व्यक्ति नहीं आया है। यहाँ पर किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है, भारत के व्यक्ति के द्वारा। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है हम भारत के लोग, यानी भारतीय संविधान, लिख लीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की सहमति से हुआ है। यानी भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की सहमति से हुआ है। तो ये हो गई अपने हम भारत के लोगों के बारे में जानकारी। दूसरी बात आती है अपना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आपसे डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है। तो याद रखना दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि भारत जो है अपने आंतरिक व बाहरी मामले जितने भी हैं उसके अंदर क्या है, स्वतंत्र हैं। यानी उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं है। यानी उसके ऊपर ना तो बाहरी दबाव है कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने गांव देश के अंदर क्या कौन सा हेलीकॉप्टर बना रहे हो या किसी भी प्रकार की क्या एक नई फौज का निर्माण कर रहे हो, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। यानी कोई भी, अमेरिका भी आपको इसके लिए रोक टोक नहीं कर सकता, क्योंकि बाहरी और विदेशी मामले, यानी आप किसी विदेश से यानी दूसरे देश से क्या कर रहे हो, संधि कर रहे हो, या किसी से आप कुछ खरीदारी कर रहे हो किसी देश से, जैसे रूस से हो गया, चाहे आपके इजराइल से हो गया, किसी से भी आप कुछ भी खरीदारी कर रहे हो तो उसके बारे में, इसीलिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इसके बारे में लिख दो दोस्तों, भारत अपने आंतरिक व बाहरी मामले आंतरिक व बाहरी मामले में स्वतंत्र हैं, यानी इसके ऊपर किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं है। यह बात हो गई अपनी दूसरी। तीसरी बात आती है
समाजवाद। समाजवाद समाजवाद का अर्थ क्या होता है? समाजवाद का अर्थ यह होता है उत्पादन और उपभोग। उत्पादन भी किया, उपभोग भी करते हैं, और विनिमय यानी बेचने वगैरह का साधन, उसके ऊपर क्या होगा? सबका अधिकार होगा। या किसका अधिकार होगा दोस्तों? तो यहां पर सबका बराबर अधिकार होता है। यानी कोई भी व्यक्ति, समाजवाद के तहत क्या याद रखना है, यानी कोई भी व्यक्ति कुछ भी बेच सकता है, किसी को भी। अपने देश के अंदर कुछ भी बेच सकते हो आप, इसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं की जा सकती। तो ये सारा समाजवाद के अंतर्गत है। उत्पादन, आप कितना उत्पादन कर रहे हो उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं, या किसी दूसरे देश को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ का जो जनता है, जनता जो भी कर रही है वो उनकी मर्जी से करती है। इसलिए इसका अर्थ क्या होता है समाजवाद का? यानी जनता के लिए उनका उत्पादन, उपभोग और विनिमय का जो भी कार्य है वो स्वयं करते हैं। तो लिखिए इसके अंदर उत्पादन, उपभोग, उत्पादन, उपभोग और विनिमय के साधनों पर विनिमय के साधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण। तीसरा, ये हो गया तीसरा। अगला चौथा, आपका चौथा शब्द क्या आता है आपका दोस्तों? पंथ निरपेक्ष। इसके बारे में भी लिख लीजिए दोस्तों। पंथ निरपेक्ष का अर्थ वह राष्ट्र जिसका कोई राजकीय धर्म, वह राष्ट्र जिसका कोई राजकीय धर्म न ही है साथ ही उसके लिए सभी धर्म समान हो। वो क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्ष। यानी वह राष्ट्र, यानी अपना जो भारत राष्ट्र है, भारत राष्ट्र के लिए कहा जाता है कि वह राष्ट्र जिसका कोई राजकीय धर्म नहीं है, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर अनेक प्रकार के धर्म ले रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसीलिए तो कहा जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं हम भाई भाई। यहाँ पर सारे लोग रहते हैं, सारे धर्म के लोग रहते हैं। इसीलिए यह पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, यानी भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं। यह शब्द आपका एग्जाम के अंदर पूछा हुआ शब्द है कि पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। तो ये सारी चीजें आप जैसे ही प्रस्तावना पढ़ेंगे उसके अंदर और मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा। पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया, कौन कौन से इसके साथ में और जब शब्द जोड़े गए, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में शब्द डाले गए, ये आपको आगे मैं बताता हुआ चलूंगा। अगला लिखिए, चौथे के बाद पांचवा, लोकतंत्र। इसके बारे में लिखिए दोस्तों। इसकी तो अपने को पता भी है भाषा, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन क्या कहलाता है? जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। यानी जनता जो है उसी के द्वारा किसके लिए शासन किया जाए? जनता के लिए शासन किया जाए, और जनता के ही द्वारा जो शासन किया जाता है वो ही क्या कहलाएगा? आपका लोकतंत्र कहलाएगा। अगली बात आती है गणतंत्र या गणराज्य।
गणतंत्र या गणराज, तो इसके बारे में भी लिख लीजिए दोस्तों। क्या होता है? वह राष्ट्र जिसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो। गणतंत्र या गणराज्य का अर्थ होता है वह राष्ट्र जिसका राष्ट्राध्यक्ष जो होगा वो वंशानुगत न होकर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगा, यहां पर निर्वाचित होगा। यानी वो कई अपनी मर्जी से नहीं बनता है। देखा होगा आपने अभी अपना कौन सा उत्तरी कोरिया, वहां पर क्या है, वहां पर राष्ट्राध्यक्ष क्या है, वंशानुगत है। उसी के वंश का जो व्यक्ति होगा वही वहां पर क्या बनेगा, शासक बनेगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आज भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित होता है, जनता के द्वारा ही निर्वाचित होता है। जनता के जो सदस्य होते हैं, जो मुख्य सदस्य होते हैं, जिसके अंदर आपके सांसद आ गए, एमएलए आ गए, ये सारे मिलके ही आपकी क्या करेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। तो वहां पर वो राष्ट्रपति जो है वो वंशानुगत नहीं है, वो जनता के द्वारा निर्वाचित है। इसलिए भारत जो है वो गणतंत्र गणराज्य है। इसलिए तो इसके लिए कहा जाता है गणतंत्र गणराज्य जो है अपना भारत है। अगला आपका 6 के बाद 7वां, नागरिक। नागरिक वह व्यक्ति जिसे किसी राज्य के द्वारा राजनीतिक अधिकार दिए हो, वह नागरिक कहलाता है। यानी नागरिक, जैसे आज नागरिक में भारत का नागरिक हूं या नहीं हूं, इसके बारे में पता कैसे चलेगा? सबसे पहला आता है आपका वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड हो गया। क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं इसलिए मेरे वहां पर बने। आज मैं कोई, अगर मुझे लड़ना है कि मुझे राष्ट्रपति बनना है और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि मुझे क्या मिली हुई है, भारत की नागरिकता मिली हुई है। तो वो नागरिकता से संबंधित, यानी मैं भारत का नागरिक हूं, इसके लिए मुझे क्या मिले हुए हैं, राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं कि मैं यहां पर कुछ भी कर सकता हूं। ऐसा थोड़ी है अमेरिका का व्यक्ति यहां पर आकर राष्ट्रपति बन जाएगा, नहीं बन सकता है। जब तक उसे यहां का नागरिक नहीं होगा तब तक वो यहां पर नहीं बन सकता। इसलिए नागरिकता के बारे में बात की। अगला आता है आपका सामाजिक न्याय, 7 के बाद 8वां, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय के लिखिए इसमें समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव का निषेध।
समाज में क्या व्याप्त है, अपने समाज जो है उस समाज के अंतर्गत आपका जो जातिगत भेदभाव है वो क्या है, यहाँ पर बहुत सर्वाधिक ज़्यादा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कहते हैं ये एससी का है, ये एसटी का है, मैं जनरल का हूँ, मैं ओबीसी का हूँ, इस तरह के शब्द आपने सुने ही होंगे। तो ये जातिगत भेदभाव है। तो जिनका अपने समाज के अंदर यानी भारत के अंतर्गत जो कानून है प्रस्तावना जो उसके अंतर्गत सामाजिक न्याय यानी सब समान है, संविधान के सामने कोई भी क्या नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब एक जैसे हैं, सब बराबर है, सबको बराबर अधिकार है। इसलिए यहाँ पर सामाजिक न्याय का समाज में व्याप्त जो जातिगत भेदभाव है, आज भी गांवों के अंदर बहुत सारा जातिगत भेदभाव है, आपने देखा ही होगा दोस्तों, समाज के अंदर देखा होगा आपने, गांवों के अंदर बहुत सारे लोग, अपन सुनने में भी आता है कि आज यहाँ पर दलित की बिंदोली निकल रही थी गांव में, तो यहाँ के उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा यहाँ पर उस दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया गया, यहाँ मारपीट की गई। इस तरह के बहुत सारे कांड हुए थे। मैंने जब आपको एक आंदोलन पढ़ाए थे, आंदोलन के अंतर्गत मैंने एक कांड बताया था आपको, डाबड़ा कांड, उस डाबड़ा कांड के अंतर्गत ही यही भी हुआ था। तो इस तरह के जो कांड होते हैं उन कांडों के अंदर ये कांड आजकल न्यूज में आते ही रहते हैं दोस्तों। तो वो सारा सामाजिक न्याय, समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव का निषेध, उसके बारे में ये बात हुई। अगला आपका 9वां टॉपिक सामाजिक बाद में 9वां पॉइंट, आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय के बाद में आर्थिक न्याय, और आर्थिक न्याय के बारे में दोस्तों लिख लो आप साथ में, न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति यानी जो व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति की जा रही है आज भी सरकार के द्वारा। आपने देखा होगा, सबसे बड़ी बात अगर आपको याद हो या नहीं हो तो आपको पता होगा, अपने घर वालों को एक गेहूं मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को गेहूं मिलते हैं, जो बीपीएल वगैरह के इनके तहत भी मिलते हैं, एपीएल के तहत भी मिलता है, गेहूं, चावल, साबुन वगैरह, इस तरह की जो एक व्यक्ति की जो जरूरतें होती है वो सरकार के द्वारा यहाँ पर प्रदान की जाती है, यानी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार के द्वारा की जा रही है। तो यह आर्थिक न्याय। 10वां पॉइंट, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, इसमें लिखिए सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार। सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार व वोट देने का अधिकार। यानी सभी व्यक्तियों को क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, आप वोट दे सकते हो। आप भी दोस्तों, आप भी चुनाव में खड़े हो सकते हैं। आपको अगर सरपंच बनना है सरपंच बन सकते हैं, आपको मुख्यमंत्री बनना है तो मुख्यमंत्री के लिए एमएलए का टिकट लाना पड़ेगा, और एमएलए का टिकट लाके आप चुनाव लड़ सकते हो। और टिकट लाने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों, निर्दलीय में लड़ लो। अगर आपको अपना नाम करना है और थोड़ा सा अपना नाम अगर बढ़ाना है तो निर्दलीय में चुनाव लड़ लो आप दोस्तों, तो वो आपका चुनाव, यानी आप किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ सकते हो। आपको प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए भी सांसद का निर्दलीय में चुनाव लड़ लो, और अगर आप जीत जाते हो तो आगे चलकर बहुमत हासिल करके आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, आप राष्ट्रपति बन सकते हो। तो आपको चुनाव लड़ने का भी क्या है, यहाँ पर अधिकार है। 11वां पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट है आपका विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लिख लीजिए, इसमें सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता। सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता दोस्तों, स्वतंत्रता यानी सरकार की आलोचना आप कर सकते हो, दबा के आलोचना कर सकते हो।
अपन बोलते हैं ना आज के न्यूज़पेपर के अंदर पर देखते ही अपन कि यहाँ पर आज सरकार के द्वारा उदयपुर में सड़क का काम करवाया गया और ये सड़क 1 महीना भी नहीं टिकी और ये टूट गई। यानी ये भ्रष्टाचारी नेता, ये इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। और आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर के अंदर देखा ही होगा, वो कार्टून बने हुए आते, कहीं तो अमित शाह दौड़ रहे हैं, कहीं नरेंद्र मोदी जी दौड़ रहे हैं, कहीं राहुल गांधी दौड़ता ही फिर रहा है, तो उनके बारे में कौन कुछ कह रहा है। यानी आप आलोचना कर सकते हो सरकार की, आपको कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता। इसीलिए तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आप कहीं पर भी भाषण दे सकते हो, यानी चिल्ला सकते हो। बहुत सारे देखे होंगे ना नेता लोग चिल्लाते हैं खड़े होकर, आज मैं वो कर दूंगा, आज मैं वो कर दूंगा, करे या नहीं करे लेकिन कर दूंगा। सबसे बड़ी बात है करूं या नहीं करूं लेकिन कर दूंगा, वो बात होती है। तो आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप कहीं पर भी खड़े होकर भाषण दे सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, आपको कोई रोका नहीं जाएगा। अगला चलते हैं, 12वां पॉइंट, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समझ गए होंगे दोस्तों, लिख लीजिए यहां पर, व्यक्ति को जिस धर्म में आस्था होगी वह उसे ही अपनाएगा और उसकी पूजा पद्धति को अपनाएगा। यानी विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, जिस व्यक्ति को जिस धर्म में आस्था होगी वह उसी धर्म को अपनाएगा, उसी धर्म के बारे में, उसी की पूजा पद्धति को अपनाएगा, उसको आप रोक टोक नहीं कर सकते हो। आज चाहे मैं हिंदू हूँ, हिंदू के बाद मैं चाहता हूँ मैं बौद्ध बन जाऊँ तो बौद्ध बन सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे जो अच्छा लगेगा, जिस धर्म में मेरी आस्था होगी वही धर्म में अपनाऊंगा। तो ये हो गया आपका। अगला देखिए, अवसर की समानता। अवसर की समानता यानी सभी को समान अवसर। सभी को समान अवसर, सभी को समान अवसर मिलते हैं दोस्तों। आपको एमएलए बनना है तो एमएलए के लिए सभी को समान अवसर है। आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, जैसे पुलिस कांस्टेबल के अंदर नौकरी लगनी है, तो जैसे कि क्राइटेरिया रख रखा है कि जनरल वालों के लिए 23 की एज होनी चाहिए, तो 23 की जितने भी जनरल वाले हैं उनके लिए समान है। इसके बाद में जिनको आरक्षण दे रखा है, आरक्षण के तहत जिनको जो भी एज में छुटकारा दे रखा है वो दे सकता है। आईएएस का कोई एग्जाम दे रहा है तो उसको बोल रखा है 5 अटेम्प्ट दे सकता है, तो 5 अटेम्प्ट क्लियर है। तो उस तरह से सभी को क्या दे रखे हैं, समान अवसर, यानी अवसर की समानता दे रखी है। इसके बाद में अंगीकृत संविधान को स्वीकार करना। संविधान को स्वीकार करना, यानी संविधान को हम जिस दिन बनकर तैयार हुआ उस दिन हम क्या करते हैं, संविधान को स्वीकार करते हैं। यानी सभी लोगों को अपना जो संविधान बनकर रेडी हुआ है वो क्या है, स्वीकार है दोस्तों। अगला अंगीकृत के बाद अधिनियमित।
अधिनियमित यानी संविधान को लागू करना। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन संविधान लागू हुआ, यानी संविधान को लागू कर दिया गया, इसीलिए इस अधिनियमित का अर्थ होता है। और 16वां अंतिम लिख लीजिए, आत्मा अर्पित। आत्मा अर्पित यानी संविधान को आत्मा संजोए रखना। संविधान को आत्मा में संजोए रखना अर्थात संविधान का सम्मान करना, अर्थात संविधान का सम्मान करना। तो ये बात हो गई इसकी बारे में जानकारी। यानी संविधान को यानी आत्मर्पित करना, यानी आत्मा के अंदर रख लेना इसको कि मैं अपनी संविधान को अपनी आत्मा से मानता हूं, यानी इसमें जो भी कानून नियम बने हुए हैं वो मेरे लिए बने हुए हैं, इसलिए मैं इसको आत्मा के संजो के रखूंगा, यानी मैं इसे सब तरह से स्वीकार करूंगा, जो भी नियम है वो नियमों का मैं पालन करूंगा। तो दोस्तों ये था आपके संविधान के बारे में जानकारी। ये संविधान की यानी प्रस्तावना जो थी, उस प्रस्तावना के शब्दों का अर्थ होता है। ये हो गया आपका प्रस्तावना के बारे में। अब आते हैं अपन प्रस्तावना के थोड़े से कुछ पॉइंट व्यू के हिसाब से पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। प्रस्तावना में क्या आते हैं? कुछ वाद आते हैं, यानी प्रस्तावना को लेकर कुछ वाद हुए, उन वादों के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। यानी कुछ वाद ऐसे हुए हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो किसी ने किसी वाद के तहत कहा, यानी कोई केस गया कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वहां पर पूछा, किसी व्यक्ति ने केस किया और उसने कहा प्रस्तावना में जो शब्द लिखे हुए हैं वो संविधान का भाग है या नहीं। तो वहां से जो भी केस का जो भी रिजल्ट आया वो अपन देख लेते हैं। तो यहां से अगला डाल दीजिए, प्रस्तावना को लेकर प्रमुख वाद। प्रस्तावना को लेकर प्रमुख वाद, इसको एक टेबल बना लीजिए दोस्तों। पहला वाद आपका था बेरूवाड़ी वाद। बेरूवाड़ी वाद, यह कब हुआ? 1960 में। दूसरा वाद आपका दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद। केशवानंद भारती, दोस्तों यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो था वो किससे संबंधित है? तो प्रस्तावना से संबंधित है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, ये कब होता है? 1973। और अंतिम एसआर बोमईवाद, और ये कब होता है? 1994। इसके तहत क्या कहा गया है? नहीं है। संविधान है। और अंतिम आपका प्रस्तावना के शब्द मूल ढांचे के भाग है।
यानी बेरूवाड़ीवाद जब हुआ 1960 में, तो इनसे पूछा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का क्या है, भाग है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया और कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया कि वो भाग नहीं है, जबकि क्या है, कुंजी है। क्या है, संविधान की कुंजी जो है वो प्रस्तावना को किस वाद के तहत कहा गया, इस बेरूवाड़ीवाद के अंतर्गत कहा गया। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो 1973 में आया, इसके तहत संविधान, यानी इसके तहत क्या कहा गया 1973 में कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। और साथ में एक बात और कह दी, इस केस के तहत तो कहा गया है संविधान का भाग है, और एक बात और कही, ये संविधान की क्या है, आंख है। और एसआर बोम्मईवाद जब 1994 में आया, तो इसके अंतर्गत कहा संविधान का भाग भी है, इसके साथ में ही प्रस्तावना के जो शब्द हैं वो मूल ढांचे के भाग हैं, यानी मूल ढांचा जो बनकर तैयार हुआ था वो उसके भाग हैं, यानी प्रस्तावना मूल ढांचे के भी भाग हैं। तो ये था दोस्तों अपने प्रस्तावना से संबंधित कुछ शब्द जो अपनों ने इनके बारे में देखा है। तो दोस्तों आप सभी को आज की क्लास अपनी कैसी लगी, इस सब का आप दोस्तों मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।